हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग देखेंगे खिलजी वंश के बारे में। इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था गुलाम वंश के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो शमसुद्दीन क़िउमर्स था। शमसुद्दीन क़िउमर्स की हत्या कर दी थी जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में, और उसके बाद जब जलालुद्दीन खिलजी ने जो है क़िउमर्स की हत्या कर दी, उसके बाद इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की। तो आज हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। सबसे पहले इसमें देखेंगे खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था। तो देखिए, खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड था वो 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक था। यानी जो खिलजी वंश का टोटल टाइम पीरियड जो था वो 30 साल का ही था। इसके संस्थापक जो थे जलालुद्दीन खिलजी थे। देखिए, इसके जो प्रमुख शासक थे, वैसे इसमें 5 शासकों ने शासन किया था। तो देखिए, जो इसके प्रमुख शासक थे दिल्ली सल्तनत काल में खिलजी वंश के, वो थे जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग खिलजी वंश के बारे में। तो खिलजी वंश के शासक, इसमें 5 शासकों ने इस वंश में शासन किया था। यानी खिलजी वंश जो था उसमें 5 शासकों ने शासन किया था। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिरोज खिलजी, जिसका पूरा नाम है अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। इन्होंने 1209 से लेकर 1296 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद शासक बना अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो था ये फिरोज खिलजी का भतीजा था और दामाद, बाद में दामाद बन गया। ठीक, यानी फिरोज खिलजी जो थे ये अलाउद्दीन खिलजी उनका भतीजा था और बाद में दामाद बन गया। फिर उसी ने इनकी हत्या कर दी थी और उसके बाद ये शासक बना अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो था वो 1296 से लेके 1316 ईस्वी तक शासन किया। यानी जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने खिलजी वंश में 20 साल तक शासन किया। यानी खिलजी वंश टोटल 30 साल का था, और इसमें जो शासन किया सबसे ज्यादा वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उसके बाद शिहाबुद्दीन उमर शासक बना। उसने 1316 ईस्वी में शासक बना और 35 दिन तक वो शासक था। इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी शासक बना। शिहाबुद्दीन उमर के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी शासक बना। ये थोड़ा पागल टाइप का था। तो देखिए, जब ये शासक बना तो इसने 1316 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक शासन किया। फिर इसके बाद नासिरुद्दीन खुसरो खां शासक बना 15 अप्रैल से, और ये 7 दिसंबर 1320 ईस्वी तक शासक रहा। यानी ये 1320 ईस्वी में शासक बना, और ये यही खिलजी वंश का जो है आखिरी शासक था। चलिए एक एक करके हम लोग देख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग खिलजी वंश में देखेंगे फिरोज खिलजी के बारे में, जो इसके संस्थापक हैं। देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो थे इन्होंने 1290 ईस्वी से लेके 1296 ईस्वी तक शासन किया था। खिलजी वंश का संस्थापक फिरोज खिलजी था, जिसने भारत में सत्ता स्थापना के बाद जलालुद्दीन की पदवी धारण की थी। खिलजी वंश का संस्थापक जो था वो फिरोज खिलजी था, और इसने भारत पर सत्ता स्थापना के बाद ही जलालुद्दीन की पदवी धारण की थी। ठीक, जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के कार्यकाल में एक अच्छे सेना नायक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। उसने कई अवसरों पर मंगोल आक्रमणकारियों का मुकाबला किया और सफलता प्राप्त की। यानी जलालुद्दीन खिलजी जो था वो बलबन के कार्यकाल में, हमने पढ़ा था ना गुलाम वंश में बलबन के बारे में। तो देखिए, बलबन के कार्यकाल में एक अच्छे सेना नायक के रूप में, यानी जलालुद्दीन खिलजी जो था वो बलबन के कार्यकाल में सेना नायक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त किया था, और उसने कई अवसरों पे मंगोलों के आक्रमणकारियों से मुकाबला भी की थी, जिसमें उसने सफलता हासिल किया था। इसके बाद देखिए, जलालुद्दीन का राजनीतिक उत्कर्ष जो है वो कैकूबाद का हम लोगों ने टाइम पीरियड देखा था। 1286 से 1290 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया था गुलाम वंश में। कैकूबाद के समय वह शमाना का सूबेदार तथा शर-ए-जहांदार, जिसे शाही अंगरक्षक के पद पर नियुक्त था। शर-ए-जहांदार को शाही अंगरक्षक भी कहा जाता है। तो देखिए, कैकूबाद के समय जलालुद्दीन खिलजी जो था वो शमाना का सूबेदार तथा शर-ए-जहांदार के पद पर नियुक्त था। कैकूबाद को उसको शाइस्ता खां की उपाधि दी। कैकूबाद जो था उसने क्या किया, जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, शाइस्ता खां जो लिखा हुआ है। देखिए, किस चीज की उपाधि मिली थी, शाइस्ता खां की। किसे मिली थी, जलालुद्दीन खिलजी को। 13 जून 1290 में किलोखरी का एक और भी नाम है किलूगढ़ी। 13 जून 1290 में किलोखरी में इसका राज्यारोहण हुआ।
जलालुद्दीन खिलजी का जो राज्यारोहण हुआ था वो 13 जून 1290 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? किलोखरी में। कैकुबाद द्वारा बनवाए गए किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। यानी जो जलालुद्दीन खिलजी था, इसने किसे अपनी राजधानी बनाया? किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसका हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण था। जलालुद्दीन खिलजी ने सिर्फ 6 वर्ष तक शासन किया था। यानी जो जलालुद्दीन खिलजी था उसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि ये बहुत ही उदारवादी था हिंदू जनता के लिए। ठीक, ये सिर्फ 6 वर्ष तक ही शासन किया था। इसके बाद क्या हुआ? जलालुद्दीन के शासन काल में ही अलाउद्दीन ने देवगिरी शासक रामचंद्र देव सफल अभियान किया था। जुलाई 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान जलालुद्दीन को कड़ा मानिकपुर बुलाकर गले मिलते समय धोखे से चाकू मारकर हत्या कर दी और सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। किसने? देखिए, जो खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अभी हमने बताया था, उन्हीं का भतीजा था और बाद में दामाद बना था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? इसकी जलालुद्दीन की हत्या कर दी। उसके बाद खुद शासक बन गया। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का भतीजा एवं दामाद था। अब हम लोग देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 1296 से लेके 1316 ईस्वी तक शासन किया था। कब से कब तक शासन किया था? 1296 से लेके 1316 ईस्वी तक शासन किया था। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे और दामाद, बाद में ये भी कह सकते हैं कि हत्यारा, क्योंकि इसने अपने चाचा का एक तरह से हत्या किया। तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी और 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में यह दिल्ली का सुल्तान बना। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का जो नाम था वो गुरशास्प था, अली गुरशास्प। और ये थोड़ा जिद्दी टाइप का शासक था। इसे हर चीज में मतलब थोड़ा घमंडी था कि हर चीज में इसे आगे रहना है, इस टाइप का था थोड़ा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अलाउद्दीन को सिकंदर शानी अर्थात द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता था। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को क्या क्या कहा जाता था? सिकंदर शानी अर्थात द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता था। ये जो अलाउद्दीन खिलजी था ये सबसे बड़ा शासक था खिलजी वंश का। ठीक, खिलजी वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। यह एक नया धर्म बनाना चाहता था, लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसके दिल्ली सल्तनत पर आसीन होने के बाद सल्तनत का विस्तार हुआ। उसने एक बड़ी सेना का गठन किया और दिल्ली सल्तनत के विस्तार के लिए कई अभियान शुरू किया। यानी जब ये दिल्ली का शासक बना, दिल्ली की गद्दी पर बैठा शासक बन गया, तो इसने एक बड़ी सेना का गठन किया और दिल्ली सल्तनत के विस्तार के लिए कई सारे अभियान शुरू किए, क्योंकि ये जिद्दी था और ये चाहता था कि हर चीज में ये आगे रहे। ठीक, राजा बनने के बाद इसने 4 घोषणाएं की थी, तो हम लोग उसको देख लेंगे थोड़ा सा। दान भूमि खालसा, यानी जिसमें यह था कि सरकारी भूमि में बदल दिया जाए, जो दान में भूमि मिली हुई है वो उसको क्या किया जाएगा? सरकारी भूमि में बदल दिया जाएगा। अब वो जमीन जिसको दान में मिली है उसकी नहीं रहेगी। मद्यपान यानी नशा, शराब और नशीले पदार्थों का उपयोग पर रोक लगाया गया था। छोटे त्योहार मनाना बंद, भोजों और उत्सवों का आयोजन बंद कर दिया तथा अमीरों का मिलना जुलना भी बंद कर दिया। यानी इसने और क्या किया था? नशा, शराब, नशा ये सब तो बंद ही किया था। छोटे त्योहार जो है उन्हें मनाने के लिए बंदी लगाई थी और जो अमीर थे, शहर के जो बड़े बड़े अमीर थे, उनके मिलने जुलने पर भी रोक लगा दिया था। इसने गुप्तचर प्रणाली स्थापित किया था ताकि ये पता चले कि कहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं, कहाँ पे नशीली पदार्थ बिक रहे हैं, ये सारी चीजें जानने के लिए इसने गुप्तचर प्रणाली भी बनाई थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए कर हम लोग देख लेंगे। तो इसने जो कर लगाए थे वो जजिया, जकात, घरी, चरी, खुम्स, खराज, ये सारे कर जो हैं ये अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे। कौन कौन से कर? जजिया, जकात, घरी, चरी, खुम्स, खराज। इसको आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, जजिया कर जो था
वो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, ठीक। फिर इसके बाद जक़ात, जक़ात जो था वो मुस्लिम लोगों से लिया जाता था, यानी इसने जजिया कर लगाया था, गैर मुसलमानों से ये लिया जाता था। जक़ात जो लगाया था ये मुस्लिम लोगों से लिया जाता था। घरी यानी मकान पर जो कर लगाया जाता था उसे घरी कहा जाता था। वह कर जो मकान पर लगाया जाता था उसे घरी कहा जाता था। चरी यानी जानवरों पर कर, जो जानवरों का चारा होता था उस पे जो कर लगाया गया था, जानवरों पर जो कर लगाया गया था उसे चरी कहा गया। इसके बाद खुम्स, खुम्स जो था ये सैनिकों पर लगाया गया था, यानी इसने कहा था कि लूटे हुए धन से खुम्स को खुम्स कहा जाता था। जो लूटा हुआ धन था उसको खुम्स कहा जाता था, और उसमें से 25% से बढ़ाकर इसने 75% कर दिया था इसका जो कर था खुम्स का, ये सैनिकों पर लगाया जाता था। इसके बाद खराज, ये मुस्लिमों की भूमि पर लगाया जाता था। खराज जो होता था ये मुस्लिमों की भूमि पर लगाया जाता था। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, जजिया, जक़ात, घरी, चरी, खुम्स, खराज, ये 4-5 तरह के कर थे जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में लगाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व कर बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया, यानी जो भू राजस्व का कर था उसे 50% कर दिया, और इसने लूटे हुए धन जिसे खुम्स कहा जाता था, सॉरी यहाँ देखिए मिसप्रिंट हो गया है, खम्स लिखा हुआ है, ये खुम्स है। इसने लूटे हुए धन जिसे खुम्स कहा जाता था उसमें सुल्तान का हिस्सा 25% से बढ़ाकर 75% कर दिया। अभी हमने पढ़ा था ना, खुम्स कर जो है सैनिकों पर लगाया जाता था। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली दृढ़ता से लागू की थी। देखिए, इसने बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो बनाए गए नए पद थे उनको हम लोग देख लेंगे। तो इसने बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद जो थे वो दीवान ए रियासत, शाहना ए मंडी, बारीद, मुनहियान व गुप्तचर, ये सारे पद जो थे ये इसने किस लिए बनाए थे? बाजार नियंत्रण करने के लिए, ठीक। यानी जब बाजार नियंत्रण, देखिए दीवान है रियासत, शाहन है मंडी, वरीद, ये सारी चीजें जो है ना कुछ आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो इसको आप लोग याद कर लिए। देखिए जो दीवान है रियासत होता था उसे बाजार नियंत्रण कहते थे। शाहाना ए मंडी, शाहाना ए मंडी बाजार अधीक्षक को कहते थे, और बरीद ये बरीद नहीं, बरीद मंडी होता है तो इसको बाजार निरीक्षक कहते थे। मुनिहियान व गुप्तचर, जो मुनिहान होता था उसी को गुप्तचर कहते थे, ठीक। तो ये थे बाजार नियंत्रण करने वाले नए नए पद जो किसने बनाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के 4 प्रमुख सेनापति थे, जफर खां, नुसरत खां, उलुग खां और मलिक काफूर। इस देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, उसके जो 4 प्रमुख सेनापति थे इसमें कौन कौन थे? जफर खां, नुसरत खां, उलुग खां और मलिक काफूर। देखिए अलाउद्दीन का ये मलिक काफूर जो है ये महान सेनापति था, जिसको गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दीनार में खरीदा गया था। किसको? मलिक काफूर को। इसने नुसरत खां को 1000 दीनार दिए थे और मलिक काफूर को खरीद लिया था, इसलिए इसे 1000 दीनारी भी कहा जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है 1000 दीनारी अलाउद्दीन के कौन से सेनापति को कहा जाता है, तो मलिक काफूर को कहा जाता है। अलाउद्दीन के दक्षिण भारतीय का जो नेतृत्व दिया गया था दक्षिण भारतीय सेनापति का, वो मलिक काफूर को ही दिया गया था। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि मलिक काफूर से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। अलाउद्दीन का महान सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दीनार में खरीदा गया था। ये तो हमने बता दिया भी, इसलिए इसे 1000 दीनारी भी कहा जाता था। अलाउद्दीन के दक्षिण भारतीय अभियान का नेतृत्व सेनापति मलिक काफूर ने किया था। अब हम लोग देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत अभियान। तो देखिए इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले गुजरात आक्रमण देखेंगे। इसने गुजरात पर आक्रमण किया था। वहाँ के शासक जो थे वो रायकर्ण थे। कब इसने जब आक्रमण किया था 1298 ईस्वी में, और किसके नेतृत्व में किया था? उलुग खां और नुसरत खां। किसके नेतृत्व में युद्ध हुआ था? ये अभियान किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो उलुग खां और नुसरत खां के अभियान में नेतृत्व में ये अभियान चलाया गया था। देखिए गुजरात अभियान के मार्ग में जैसलमेर विजित किया और राजा कर्ण भाग गया।
यानी यहाँ का जो राजा था रायगढ़ वो भाग गया। इसके बाद इन्होंने फिर रणथंभौर पर अपना अभियान चलाया, जहाँ के शासक थे हमीर देव। ये अभियान 1301 ईस्वी में चलाई गई थी। इसका भी नेतृत्व उलुग खां और नुसरत खां ने किया था। देखिए, उलुग खान और नुसरत खान, इन दोनों के नेतृत्व में गुजरात का भी अभियान चलाया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। और रणथंभौर पर भी उलुग खान और नुसरत खान ने ही अपने नेतृत्व में ये अभियान चलाया था। तो देखिए, यहाँ पे पहले राणा सांगा ने हमला विफल कर दिया था, यानी पहले इन्होंने क्या किया, हमले को विफल कर दिया। और बाद में नुसरत खान जो था ये युद्ध में मारा गया। फिर अलाउद्दीन स्वयं आया और हमीर देव वीर गति को प्राप्त हुआ। यानी क्या हुआ, यहाँ पे उलुग खां और नुसरत खां ने जब आक्रमण किया तो यहाँ के जो राणा सांगा थे उन्होंने हमले को विफल किया और बाद में नुसरत खान को युद्ध में पराजित कर दिया, यानी युद्ध में वो मारा गया। फिर इसके बाद अलाउद्दीन स्वयं युद्ध करने आया और उसने हमीर देव को वीर गति प्राप्त हुआ। इसके बाद चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ। वहां के राजा थे रतन सिंह। ये आक्रमण जब हुआ था वो 1303 ईस्वी में हुआ था। यह अभियान 1303 ईस्वी में चलाया गया था। ये अलाउद्दीन खिलजी ने अपने नेतृत्व में ये अभियान चलाया था। इसने चित्तौड़ पर अधिकार कर उसका नाम खिजनाबाद रखा। इसने क्या किया, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और उसके बाद वहां का नाम क्या रखा, खिजनाबाद रख दिया। 1311 में चित्तौड़ जो था वो मालदेव को फिर सौंप दिया था इसने। फिर इसके बाद देखिए, मालवा पे अभियान चलाया गया। जो मालवा था वहां के शासक जो थे वो महलक देव थे। जब मालवा पर आक्रमण हुआ तो यहाँ के जो शासक थे महलक देव थे। 1305 ईस्वी में मालवा में जब ये अभियान हुआ तो महलक देव जो थे वो पराजित हुए। ये किसके नेतृत्व में हुआ था, आइनुल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में ये अभियान चलाया गया था। महलक देव मांडू जो है वो भाग गए थे। मालवा खिलजी साम्राज्य में मिला लिया गया था, ठीक, यानी जिसमें महलक देव जो थे वो पराजित, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पराजित हो गए थे और मालवा को खिलजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। इसके बाद देखिए, फिर मारवाड़ पर इन्होंने अभियान चलाया, जहाँ के शासक थे शीतल देव। ये अभियान 1308 ईस्वी में चलाया गया, यानी इन्होंने अपना फिर नया जो अभियान चलाया मारवाड़ पे। वहाँ के जो शासक थे वो शीतल देव थे। उन्होंने 1308 ईस्वी में ये अभियान चलाया था। किसके नेतृत्व में, कमालुद्दीन कुर्ग। किसके नेतृत्व में, कमालुद्दीन कुर्ग के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया था। देखिए, मारवाड़ के परमार राजपूत शासक शीतल देव ने कड़ा संघर्ष किया, लेकिन वह मारा गया। कमालुद्दीन कुर्ग को मारवाड़ का शासक नियुक्त किया गया, यानी ये जो कमालुद्दीन कुर्ग जिसके नेतृत्व में यह युद्ध हुआ था, यह अभियान चलाया गया था, वही फिर मारवाड़ का शासक बना। इसके बाद इन्होंने जालौर पर अभियान चलाया। फिर जालौर पर जब इन्होंने अभियान चलाया तो वहां का जो शासक था 1311 ईस्वी में वो कृष्णदेव थे। ये भी किसके नेतृत्व में हुआ था, कमालुद्दीन कुर्ग के नेतृत्व में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी की जालौर की विजय ने राजस्थान विजय को पूर्ण किया, यानी जब अलाउद्दीन ने जालौर को जीत लिया तो उसके बाद क्या हुआ, यानी इसने विजय के राजस्थान विजय को पूरा कर दिया। यह युद्ध जब हुआ तो अलाउद्दीन ने शासक के भाई मालदेव को खुश होकर चित्तौड़ सौंप दिया, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान। अभी तक हमने पढ़ा अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत अभियान, ठीक। तो देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान था उसमें सबसे पहले इसने देवगिरी पर शासक किया है। देवगिरी पे अभियान चलाया। देवगिरी पर इसने 2 बार आक्रमण किया था। सबसे पहली बार जब किया था तो 1296 ईस्वी में किया था। रामचंद्र देव वहां के शासक थे। ये अलाउद्दीन खिलजी ने अपने नेतृत्व में किया था ये युद्ध। देखिए, यहाँ पे रामचंद्र देव ने इन्हें एक आय देने का वादा किया था और फिर वो शायद आय देने से मुकर रहे थे, इसलिए आक्रमण किया गया था। इसके बाद फिर क्या हुआ, इन्हें यहाँ पे इन्होंने आय देने का वादा कर दिया था तो इनको छोड़ दिया गया था। फिर इन्होंने शायद आय देना बंद कर दिया होगा। तो देखिए, देवगिरी पर 1307 ईस्वी में जब रामचंद्र देव ही शासक थे तो मलिक काफूर ने फिर से आक्रमण किया। जब रामचंद्र देव, देखिए यहाँ पे बताया गया है, जब रामचंद्र देव जो थे उन्होंने कर देना बंद कर दिया था, अतः आक्रमण हुआ। यानी इन्होंने जब 1296 ईस्वी में
अलाउद्दीन खिलजी ने अपने नेतृत्व में अभियान चलाया था, तो इन्होंने कहा था कि हम आपको कुछ आय देंगे, यानी कुछ कर देंगे, तो वो कर देना इन्होंने बंद कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि मलिक काफूर ने 1307 ईस्वी में फिर से अभियान चलाया, फिर से इन पर आक्रमण किया, और रामचंद्र ने जाके फिर दिल्ली गया, वहाँ पे संपर्क किया अलाउद्दीन खिलजी से। तो अलाउद्दीन खिलजी जब यहाँ पे वो गए अपने परिवार के साथ, ये सब परिवार गए थे दिल्ली देवगिरी से, रामचंद्र देव जो थे, तो वहाँ पे उन्होंने मित्रवत व्यवहार किया और उसे राय राया की उपाधि दी। साथ ही उसने नवसारी जिला जो है रामचंद्र देव को भेंट किया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद इन्होंने वारंगल पर आक्रमण किया। इन्होंने अपना नेक्स्ट जो अभियान चलाया वो वारंगल से चलाया। तो देखिए, वारंगल के जो शासक थे उस टाइम पे वो प्रताप रुद्रदेव थे। ये काकतीय वंश के शासक थे, ठीक। इन्होंने 1309 ईस्वी में ये अभियान चलाया था। ये भी मलिक काफूर के नेतृत्व में हुआ था। उस समय देखिए, जो वहाँ के शासक थे वारंगल के, वो प्रताप रुद्रदेव थे। ये काकतीय वंश के शासक थे। देवगिरी ने काफूर को सहायता दी और मलिक काफूर तेलंगाना की राजधानी पहुंच गया। यानी देवगिरी, आप लोगों ने देखा ना, अभी इन लोगों ने मित्रवत व्यवहार कर लिया, तो इन्होंने इनकी सहायता से मलिक काफूर तेलंगाना की राजधानी पहुंच गया और शासक की सोने की मूर्ति और कोहिनूर हीरा तथा भारी मात्रा में लूट का माल लेकर लौटा। यानी इसने क्या किया, देवगिरी ने काफूर की सहायता कर दी, तो मलिक काफूर तेलंगाना पहुंच गया और इसने राजधानी पहुंच के क्या किया, शासक की सोने की मूर्ति थी और कोहिनूर हीरा, यानी ये लोग लूट पाट ही तो करते थे, इन्होंने सब कुछ लूटा और फिर माल लेकर वापस चला आया। इसके बाद इसने द्वार समुद्र पर शासक किया। द्वार समुद्र पर इसने अपना अभियान चलाया। वहां के शासक जो थे वो बीर बल्लाल तृतीय थे। ये होयसल वंश के शासक थे। इन्होंने 1310 ईस्वी में ये ये अभियान चलाया था। उस समय जो ये अभियान चलाया गया था ये भी मलिक काफूर के नेतृत्व में चलाया गया था। यानी जो ये अभियान चलाया गया था, अभी हमने इसके पहले भी देखा कि मलिक काफूर ने ही अभियान चलाया था। तो देखिए, मलिक काफूर के नेतृत्व में द्वार समुद्र पर भी अभियान चलाया गया। देवगिरी का सेनापति पारस देव भी काफूर की मदद के लिए साथ हो लिया, क्योंकि देवगिरी से इनका मित्रवत व्यवहार हो गया था, तो जाहिर सी बात है वो लोग इन्हीं का साथ देंगे। तो देवगिरी का जो सेनापति था उस समय पारस देव, वो भी मलिक काफूर की मदद के लिए साथ हो लिया। बीर बल्लाल स्वयं पांडे उत्तराधिकार युद्ध में भाग लेने गया। बल्लाल ने समर्पण किया और काफूर के साथ दिल्ली गया। अलाउद्दीन ने भव्य स्वागत किया। यानी जो बीर बल्लाल था ये भी क्या किया, अलाउद्दीन से समझौता कर लिया। इसके बाद इन्होंने पांडे पर शासन किया। यहाँ के शासक जो थे पांडे पर इन्होंने अभियान चलाया था और वहाँ के जो शासक थे वो वीर पांडे थे। इन्होंने ये अभियान जो चलाया था वो 1311 ईस्वी में चलाया था। यह भी किसके नेतृत्व में चलाया गया था? यह अभियान जो 1311 ईस्वी में अभियान चलाया गया था वो भी मलिक काफूर के नेतृत्व में चलाया गया था। काफूर पांडे राज्य के उत्तराधिकार युद्ध में सुंदर पांडे के पक्ष में गया था। साथ में बीर बल्लाल भी था। यानी यहाँ पे आपने देखा कि बीर बल्लाल ने समझौता करके इन्हीं के साइड हो गया था। बीर बल्लाल भी था। बीर पांडे भागता रहा। ये अभियान लूट की दृष्टि से श्रेष्ठ रहा। यानी जो पांडे था वो भाग गया इस युद्ध में, ठीक। अब लोग देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य। देखिए, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। निर्माण कार्य हो गए। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य थे। इन्होंने अलाई दरवाजा बनवाया था जो कि दिल्ली में स्थित है। सिरी का किला बनवाया था, यह भी दिल्ली में स्थित है। और 1000 खंभा महल ये भी इन्होंने बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। यह भी कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। यानी इन्होंने क्या क्या निर्माण करवाए थे? अलाई दरवाजा, सिरी का किला, 1000 खंभा महल, ये 3 चीजें जो हैं इन्होंने बनवाई थी। देखिए, अलाई दरवाजा जो है ये कुतुब मीनार के सामने बनवाया। हमने अभी बताया था ना कि ये चाहता था, ऐसा शासक था जो थोड़ा घमंडी स्वभाव का था। ये चाहता था कि हर चीज भी ये आगे रहे। तो वहां पे कुतुब मीनार था, ये सामने जाके अलाई दरवाजा बनवा दिया। इसके बाद इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के सामने इसने अलाई दरवाजा यहाँ बनवाया था।
और यहाँ कुतुब मीनार के सामने इसने क्या बनवाया था, अलाई मीनार बनवा दिया था। और सीरी का किला ये भी दिल्ली में स्थित है, और हजार खम्बा महल, ये सारी चीजें अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, इसने और क्या बनवाया था, अलाई मीनार, जो कि कुतुब मीनार के सामने है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने उसके 6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन को सुल्तान बना दिया और उसका प्रतिशासक खुद बन गया। यानी जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई तो मलिक काफूर जो था वो उसके 6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन को सुल्तान बना दिया और उसका जो प्रतिशासक था वो खुद बन गया। कौन, मलिक काफूर। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, जो ये शिहाबुद्दीन था ये 6 वर्षीय मतलब 6 वर्ष का था जब ये शासक बना। देखिए 35 दिन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के तीसरे बेटे, यानी जो अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा बेटा था मुबारक शाह खिलजी, उसने क्या किया, मलिक काफूर की हत्या कर दी और शिहाबुद्दीन को बंदी बनाकर उसकी हत्या करा दी और खुद शासक बन गया। यानी इसने क्या किया कुल मिला के कि इसने अपने जो इसका भाई बैठा था गद्दी पर 35 दिन के बाद अलाउद्दीन खिलजी का जो तीसरा बेटा था मुबारक शाह खिलजी, उसने मलिक काफूर यानी जो इसका प्रतिशासक था, शिहाबुद्दीन का जो प्रतिशासक था, उसकी हत्या करवा दी और शिहाबुद्दीन को बंदी बनाकर उसकी भी हत्या करवा दी। फिर क्या हुआ, अंततः खुद शासक बन गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मुबारक शाह खिलजी के बारे में। तो देखिए इसने जो शासन किया था 1316 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक। मुबारक शाह खिलजी दिल्ली का ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था तथा अल वाशिक बिल्लाह की उपाधि धारण की थी। यानी मुबारक शाह खिलजी जो था यह दिल्ली का ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने इसने क्या किया था, खलीफा, स्वयं को क्या खलीफा घोषित कर लिया था, ठीक, तथा अल वाशिक बिल्लाह की उपाधि धारण की थी। इसका जो मानसिक संतुलन था वो सही नहीं था, यह कभी कभी दरबार में नग्नावस्था में आता था। यानी जो मुबारक शाह खिलजी था इसका ये थोड़ा पागल टाइप का था, ये कभी कभी क्या होता था दरबार में नंगे ही भागे चला आता था। इसने अपना प्रधानमंत्री जो है खुसरो खां को नियुक्त किया था। खुसरो खां ने 1920 में इसकी हत्या करवा दिया और शासक बन गया। यानी इसने क्या किया, अपना प्रधानमंत्री जिसको नियुक्त किया खुसरो खां को, उसने ही क्या की, इसकी हत्या करवा दी। कब, 1920 ईस्वी में। सॉरी 1920 नहीं, ये 1320 है, ये मिसप्रिंट हो गया है। खुसरो खां ने 1320 ईस्वी में इसकी हत्या करवा दी और खुद जो है शासक बन गया। नासिरुद्दीन खुसरो शाह 15 अप्रैल से 27 अप्रैल 1320 ईस्वी तक बस कुछ ही दिन शासक रहा। उसके बाद इसकी भी हत्या करवा दी गई और खिलजी वंश को समाप्त कर दिया गया। यानी जो नासिरुद्दीन खुसरो शाह था वो 15 अप्रैल से 27 अप्रैल यानी कुछ ही दिन शासक बना, उसके बाद इसकी हत्या करवा दी और हत्या के बाद क्या हुआ, खिलजी वंश समाप्त हुआ। इसके बाद यहीं से शुरुआत हो जाती है तुगलक वंश की। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।